हेलो एवरीवन। आज हम पिछले क्लास को ही आगे बढ़ाते हुए इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। कल तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने कल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी और चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक बार 2 मिनट का टाइम लेके हमने जो कल पढ़ा है वो सारी चीज़ें हम एक बार शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक चार्ज करके कोई चीज़ होती है जो मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और क्या हमने देखा था? हमने देखा था कि सेम टाइप के चार्जेस के बीच रिपल्शन का एक फिनोमिना होता है और अपोजिट टाइप के चार्जेस के बीच अट्रैक्शन करके एक फिनोमिना होता है। और हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये जो चार्ज होते हैं यही होते हैं मेन रीज़न किसका? इलेक्ट्रिक फ्लो का। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसका मेन रीज़न चार्जेस होते हैं। ये हमने कल देखा था। और हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जब हम चार्जेस का समेशन करते हैं तो वो अलजेब्रिक सम होता है। इसके साथ हमने एक और चीज़ देखी थी कि किसी भी बॉडी में हमेशा चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? कंजर्व्ड रहते हैं। और एक चीज़ और हमने देखी थी कि किसी बॉडी से हम फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो कंप्लीट किसी यूनिट डिजिट में होगा। जिसके लिए हमने देखा था कि ये जो किसी बॉडी पे चार्ज है वो हमेशा एनी होगा। ये प्लस माइनस हम मान सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लूज़ हो रहे हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन आ जाएंगे। ये चीज़ें तो हमने कल देखी थी। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हम सीखते हैं और फिर अपने अगले टॉपिक पे हम जाएंगे। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या कहा था? हमने कहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हमने इसके लिए लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं वो होता है चार्जेस का फ्लो रेट। और इसकी हमने यूनिट भी देखी थी, कूलम पर सेकेंड। और इसे ही हम अमीटर कह रहे थे, सॉरी एम्पियर्स कह रहे थे। अब एक बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम मेज़र करते हैं उस डिवाइस को हम कहते क्या है। अब इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो हो रहा है तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों के बाहर कुछ मीटर्स लगे होते हैं, ये मेज़र करने के लिए कि कितना फ्लो हो रहा है करंट का, और उसी के हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसे मेज़र करने के लिए कोई एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और उस डिवाइस को हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं? अमीटर। ऐसा मीटर जो एम्पियर मेज़र करे, एम्पियर मीटर, अमीटर। ये सिर्फ इसलिए हम बता रहे हैं ताकि मेमोराइज करने में ये इजी हो। बाकी ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसे हम एम्पियर मीटर जैसा कुछ बोल सकें, जस्ट आप इजीली याद रख सकें, इसलिए हमने कहा कि ये एम्पियर मीटर जो कि करंट मेज़र करेगा। ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। ठीक, ये हो गई कल तक की बातें।
अब आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मेन टॉपिक में एंटर करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इजीली समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। मान लीजिए कोई बॉडी ए है जिसका कुछ वेट है, ठीक, और यहाँ पे कोई एक डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पे इस बॉडी को उठाकर यहाँ लाना है। मतलब इस बॉडी को हम चाहते हैं कि ये बॉडी इस पॉइंट पे आ जाए। अब ये बॉडी अपने आप तो इस पॉइंट पे आएगी नहीं। मान लीजिए ये डिस्टेंस कोई है, मान लीजिए मैक्सिमम डिस्टेंस को ये मेज़र कर दिया। अगर हम कोई मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेशन में ले आते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस लेने का फ़ायदा ये होगा कि उसके बीच में सारी डिस्टेंसेस आ जाएंगे। मान लीजिए हम लेते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। हमने क्या माना कि कोई बॉडी ए है जिसका कुछ वेट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई है पॉइंट पी से, और हमारा मेन मोटिव क्या है कि इस बॉडी को हमें पॉइंट पी पे लेके आना है। अब ये बॉडी खुद से तो यहाँ आएगी नहीं, किसी फोर्स की ज़रूरत होगी या किसी वॉलंटियर की या किसी इंसान की ज़रूरत होगी जो इस बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ तक प्लेस करेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई कैंडिडेट है राहुल, ठीक, राहुल नाम का कोई लड़का है जिसे हम एक टास्क देने वाले हैं कि ये इस बॉडी ए को उठाकर पॉइंट पी तक लेकर आए, ठीक। तो अब राहुल क्या करेगा, इस बॉडी को उठाएगा और यहाँ तक लेके आएगा। तो इस दौरान राहुल कुछ वर्क करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो गया और चल के आ गया और बॉडी अपने आप आ गई। बॉडी को यहाँ से यहाँ लाने के लिए राहुल को कुछ वर्क करना होगा। तो मान लेते हैं राहुल को स्मॉल w वर्क करना पड़ा बॉडी को यहाँ से पॉइंट P तक लाने में। अब एक बात समझने की है, मान लीजिए इस w की वैल्यू 10 kg है, ठीक। उस टाइम जो राहुल वर्क करेगा, क्या वेट चेंज होने पे भी वो वर्क सेम रहेगा? क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए राहुल एक बार 10 kg वेट यहाँ से पॉइंट P तक लेके आता है, तो उस केस में उसने कुछ वर्क किया जब वो 10 kg का वेट उठा के ला रहा है। अब मान लीजिए इसका वेट हमने 20 kg एक ही जगह पे रख दिया, फिर राहुल को 20 kg का वेट उठाकर पॉइंट P पे लेके आना है। तो इस केस में जो अगला वर्क डन रहेगा जो 20 kg वाला है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? ये सिंपल सी बात है समझने की कि इस केस में वर्क डन बराबर नहीं होंगे। आप अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके सोचिए। मान लीजिए आपको एक 5 kg का वेट उठा के एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, तब आपने कोई वर्क किया। अब मान लीजिए आपको 50 kg का वेट उठा के एक रूम से दूसरे रूम जाना है, तो क्या दोनों केस में आपकी सेम एनर्जी लॉस होगी? क्या आप सेम वर्क डन करेंगे? सिंपल सी बात है, आप नहीं करेंगे। आपको ज़्यादा वेट इस पार से इस पार लाने में, एक रूम से दूसरे रूम ले जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये वेट जो है हम इसे भी यूनिट वेट मान लेते हैं। यूनिट वेट मानने में क्या आसानी होगी कि अगर हमारे पास किसी यूनिट वेट के लिए किया गया वर्क डन है तो हम उससे रिलेशन निकाल के अगर ज़्यादा वेट को भी ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है पॉइंट A टू पॉइंट P, तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि राहुल ने बॉडी A को, जो कि यूनिट वेट का है, मान लीजिए 1 kg, को पॉइंट P तक लाया और इस दौरान उसने W वर्क किया, ठीक।
अब थोड़ी और बातें समझते हैं। जब राहुल ने W वर्क डन किया बॉडी A के ऊपर उसे पॉइंट P तक लाने में, तो उसने कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ करी। और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो राहुल ने जो W वर्क डन किया बॉडी A पे, वो वर्क डन गया कहाँ? उसने वर्क डन किया मतलब एनर्जी रिलीज करी, और वो एनर्जी तो लॉस हो नहीं सकती, तो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हुई होगी। तो होता क्या है, वो जो वर्क डन है वो बॉडी ए में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है, या आप बस ये माने बॉडी ए में स्टोर हो जाती है। अगर ये एग्जांपल्स आपको नहीं समझ में आ रहा कि बॉडी ए में कैसे एनर्जी स्टोर हो गई, तो एक अलग सा एग्जांपल हम लेते हैं। ये प्रोसेस अभी कहानी की चलती रहेगी, सिर्फ ये बॉडी ए में वर्क डन की वजह से एनर्जी कैसे स्टोर हुई, बस हम ये बात अभी समझना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक ये 6-7 फ्लोर की कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। आपने एक बॉल उठाई और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप 5th फ्लोर पे गए और यहाँ से नीचे बॉल को आपने रिलीज कर दिया, ठीक, या कोई वेट आपने रिलीज कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट, और आपने फर्स्ट फ्लोर पे ही यहाँ से भी एक सेम बॉल रिलीज की, और इसका इम्पैक्ट क्या सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जो बॉल हमने ज़्यादा ऊंचाई से रिलीज़ की है वो ज़्यादा ऊपर तक बाउंस बैक भी होगी। आप ये प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं। आप थोड़ी दूर से बॉल छोड़ेंगे तो कम बाउंस होगी, थोड़ी और दूर से बॉल रिलीज़ करेंगे तो थोड़ी और ज़्यादा बाउंस होगी। इसका मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी उसने स्टोर करी, और जिसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, वो बाउंस बैक में हमें दिख रहा है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस हम बॉल को ऊपर की ओर ले जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती जाएगी। तो वैसे ही आप को रिलेट कर सकते हैं इसके साथ कि बॉडी ए को हम जितनी दूर से लेके आएंगे इसमें से किसी भी पॉइंट पे, तो बॉडी ए पे उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक। तो ये एग्जाम्पल को अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेट करने वाले हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो थोड़ी देर आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखनी है। अब हमने जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा था उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। कंपेयर करके पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि चीज़ें हमें काफ़ी टाइम तक याद रह जाती हैं। तो अभी हमने क्या देखा, शॉर्ट में वही एग्जाम्पल देखते हैं। हमने देखा कि कोई बॉडी ए थी जिसका कुछ वेट था, जिसे हमें पॉइंट पी पे लाना था। इस बीच इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन हमें करना पड़ा था, और यही वर्क डन जो हमने किया वो एज ए एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में क्या होता है। मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जैसे कि ये रखा हुआ था। अब इसे हम किसी पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, किसी पॉइंट का नाम है, हमें इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए पे लाना है। तो इस पॉइंट ए तक लाने के लिए इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को हमें फिर से कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और मान लेते हैं यहाँ पे भी कोई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो हमने देखा था कि कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। हमने ऐसा एक देखा हुआ था कि कुछ फील्ड लाइन्स थी, जो कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था।
जिसमें कोई चार्ज अगर आने की कोशिश करता है तो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो इस केस में जब कि हमने दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के पास आना चाहेगा और जैसे ही इस फील्ड में एंटर करेगा तो एक रिपल्शन का फोर्स महसूस करेगा। तो हमें इस फील्ड में इसे ले जाने के लिए थोड़ा और वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बैरियर जैसा है और आप इसके अंदर एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको अपोज कर रहा है। तो आप इसे एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए मान लीजिए और इसे ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करना चाह रहा है। तो जब ये अंदर आने की कोशिश करेगा और जैसे फील्ड के पास पहुंचेगा तो ये फील्ड दोनों में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये इसे पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये इस फील्ड को तोड़ के आगे जाने की कोशिश करेगा जिसके लिए इसे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कुछ और नहीं, किसी पॉजिटिव क्यू चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए किया गया वर्क डन ही है। ये जो वर्क डन है इसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। ठीक, एक बार जस्ट जो मीनिंग की बात है, जो हमारे लिए ज़रूरी बात है, वो उस पर ध्यान देते हैं। इस पूरा जो एग्जांपल हमने अभी देखा उसका जो मॉरल निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है और ये जो वर्क डन है यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने की। हमने क्या देखा? हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे क्यू चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डन है। तो हम वही लिखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point in the electric field। हमने क्या लिखा डेफिनेशन में? हमने लिखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे वो चीज़ है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया जो वर्क डन है वो हमारा कैपिटल W है। मान लेते हैं जो वर्क डन है हमारा उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल W से। और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, हमने क्या देखा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और नहीं, वर्क डन है पर यूनिट चार्ज को मूव करने में। ठीक, ये बहुत ही सिंपल सी बात है समझने के लिए, आप इजीली समझ गए होंगे कि जो हमने वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में, उसे ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो डेफिनेशन में लिखा वही हमने फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट किया। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। और अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू देखना चाहें कि वोल्ट है किसके बराबर, तो हम वर्क को बेसिकली किस यूनिट में मेज़र करते हैं, जूल में, और चार्ज को हम मेज़र करते हैं कूलम में। तो हम कह सकते हैं वोल्ट जो है जूल पर कूलम का ही एक रूप है। और आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज को मूव करने में। ठीक, तो अब हम यहाँ से 1 वोल्ट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसे, 1 वोल्ट को। तो हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट हम हर जगह 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हमने वोल्ट के आगे 1 लिखा, वर्क डन के आगे 1 लिखा और चार्ज के आगे भी 1 लिखा, क्योंकि हम यूनिट वोल्ट को या 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो जैसे वोल्ट को हमने क्या कहा कि पर यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन किया गया उसे हमने वोल्ट कहा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा। इसी से हम इसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्ट की जगह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्ट की जगह क्या आ गया, 1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट जो है वो क्वांटिटी है जो 1 कूलम चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, कूलम से। वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं, जूल से। तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट वो क्वांटिटी है जो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे 1 जूल का वर्क कराए दे। मतलब अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है कि इन्फिनाइट पे कोई हमारा एक 1 कूलम का चार्ज है जिसे हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराना, मान लीजिए ये पॉइंट P है। तो 1 वोल्ट वो क्वांटिटी है जो अगर हमें इस 1 कूलम चार्ज को पॉइंट P पे लाने पे 1 जूल वर्क डन करना पड़े। ठीक, एक बार और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में बताएं ताकि आपको कुछ और रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े, आप जस्ट पढ़ें और आपको ये इजीली फीड हो जाए। तो हम फिर से एक बार जितना आसान हो सकता है उतनी आसान लैंग्वेज में 1 वोल्ट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि 1 वोल्ट वो क्वांटिटी है जब हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाने के लिए। बस इतनी सी बात है। ठीक, तो अब हम इसको एक बार डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, किसे, 1 वोल्ट को। तो हम कह सकते हैं
thus इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो वोल्ट है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं thus इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point or in electric field. 1 coulomb of charge from infinity to that point. ये that point क्या है? in electric field. यहाँ तक की बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो हमने ऊपर समझा वही हमने नीचे लिखा हुआ है। और इसके बारे में और क्या समझ सकते हैं हम वो देखते हैं। इस फॉर्मूले पे अब थोड़ा ध्यान दें अगर हम, तो हम थोड़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसके बारे में तो थोड़ी बातें जानना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये जो 1 कूलम चार्ज है, जितने डिस्टेंस इसने इधर कवर की, मान लीजिए उतनी डिस्टेंस अगर ये इधर कवर करता, ऐसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होने के लिए पॉइंट पी पे, या किसी और डायरेक्शन में ही ऐसे ये एंटर करता किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होने के लिए, तो क्या अगर ये सारे डिस्टेंस सेम है तो क्या ये वर्क डन भी सेम होता? हाँ, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे बस इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि आप पॉइंट, ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसे आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ले जाना चाह रहे हैं, और इस चार्ज को आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं, और अगर सेम डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको सेम वर्क डन ही करना पड़ेगा। तो इससे हम एक और बात समझ सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही है जो कंसीडर किया जा रहा है, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, इसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते हैं, उसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक potential is a scalar quantity। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की। हमने क्या देखा? हमने देखा कि इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे किसी पॉजिटिव क्यू यूनिट चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और ये वर्क डन ही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ तक हमने एक टॉपिक कवर किया। अब इसके बाद बात आती है कि जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वैसे एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो अब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या देखा कि इन्फिनाइट पे कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज था जिसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करना चाह रहे थे। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा जो है ये है पॉइंट ए,
ठीक, तो यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसे हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम सीखने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच का कुछ डिफरेंस होगा, तो वही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे अलग है। तो हमने क्या देखा कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मान लीजिए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे जो हमने ये पॉजिटिव क्यू चार्ज को ले आया, इसके बाद हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इसे किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट किया जाए। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। यहाँ पे हम अब ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसे हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आ जाए। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अगर इसे फिर से शिफ्ट करना है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो हमें फिर से कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, बस बात ख़त्म। इतना ही डिफरेंस था कि अगर इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हम ला रहे हैं, उस केस में जो वर्क डन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं और इस केस में जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है उसे ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अंतर समझ में आया दोनों के बीच? एक बार शॉर्ट में बस डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर हम इसे डिफाइन कर लेंगे। हमने क्या कहा, मान लीजिए ये एक बैरियर है, इसके इस पार इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रीजन जो है ये इन्फिनाइट से बिलोंग करता है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव क्यू चार्ज। हमने यूनिट क्यों लिया? क्योंकि यूनिट से हम हर चीज़ रिलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को लाएंगे तो ये वर्क डन हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चार्ज हमारा आ गया अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस क्यू। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज को अगर हम किसी और पॉइंट पे ले जाते हैं तो फिर से हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और इसी वर्क डन को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस इतना ही अंतर है। अब हम प्रॉपरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या डिफाइन करने वाले हैं? अब हम डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसे ही हम और क्या कह रहे हैं, वोल्टेज, जो कि आपने कई बार ये नाम सुना होगा। ये नाम जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी साइंटिफिक नेम है ये, और नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम वोल्टेज ही यूज करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है। तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो वर्क डन किया जा रहा है उसे ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस अब नोट करना रह गया है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लेते हैं वही ए एंड बी, is defined
as the work done per unit positive चार्ज। आप डेफिनेशन में कोई सिंबल यूज़ करने से बचें, ऐसा कोई सिंबल ना यूज़ करें। डेफिनेशन प्रॉपर वर्डिंग्स में हो तो एक अच्छी डेफिनेशन कहलाती है। तो हमने क्या लिखा, डिफाइन एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B is defined as the work done per unit charge in moving a unit positive charge from point A to point B। क्या लिखा हमने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जा सकता है ऐसे, जो कि है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट चार्ज पे किया गया वर्क डन उसे मूव करने में पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच। यही चीज़ थी जो हमने लिखी है और यही चीज़ है जो हमने थोड़ी देर पहले समझा था। तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस है नहीं। आप जो भी नोट करें अपने नोटबुक में, आप उसके पीछे एक प्रॉपर स्टेटमेंट आपका एक होना चाहिए जो आपको ये बताए कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। आप नोट्स में कुछ भी लिखते जाएंगे और फिर बाद में जब आप कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे तो आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा कि आपने जो लिखा है वो सही है तो क्यों सही है। तो आप कोशिश करिए पहले सारी चीज़ें अच्छे से समझ लें और उसके बाद नोट करें। तो ऐसे में आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया था V से, और ये डिफरेंस है या तो हम इसे डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, हमने इसका पहले भी बताया था कि ये चेंज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल था, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल था, इन दोनों का डिफरेंस ही था, मतलब चेंज था। तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं। अगर ये आपको कोरिलेट करने में दिक्कत हो रही हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल या वोल्टेज एट पॉइंट बी, इन दोनों का डिफरेंस ही था। ठीक, तो आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किसके बराबर था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसका भी यूनिट जो है सेम होता है जो कि वोल्ट है, जो हमने पहले भी देखा हुआ है। तो वोल्ट इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज के ऊपर किया गया वर्क डन। और चार्ज क्या होता है, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ सीखी थी कि जो करंट होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसे हमने फॉर्मूले के रूप में कैसे देखा था कि करंट जो होता है वो चार्ज का पर यूनिट टाइम पे कितना फ्लो हो रहा है ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसे हम W/Q लिख रहे हैं तो यहाँ से Q की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, Q इक्वल्स टू हमारा IT हो सकता है। तो हम यहाँ पे Q इक्वल टू IT पुट कर सकते हैं। तो उससे हमारा वोल्टेज जो है वो हो जाएगा W/IT। इसी को हम लिख सकते हैं वर्क, ये W हमारा वर्क था, I क्या है करंट, और T क्या है टाइम। तो हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। हमने इसे ऐसा मॉडिफाई क्यों किया, क्योंकि हो सकता है आपको बुक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स मिलें जिनमें कुछ वैल्यू करंट के फॉर्म में दी हो, चार्ज के फॉर्म में ना दी हो, और टाइम दिया हो, आपको वोल्टेज डिफरेंस दिया हो
और आपसे वर्क डन पूछ सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़, इनमें से कुछ चीज़ें दी हों कुछ चीज़ें ना दी हों, तो आपको इंटरकनेक्ट करके सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए अच्छा होगा कि हमारे पास जो भी फॉर्मूले की वैरायटीज़ हो सकते हैं वो अवेलेबल हों, तो हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, और ये भी देख लिया हमने दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। एक में हम इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को ला रहे हैं और जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम चार्ज को ले जा रहे हैं और जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक, अब इनके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ जानकारीज हैं जो हम एक जगह लिखने वाले हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ ली हैं तो उन्हें लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें समझने में, और कुछ चीज़ें हैं जो आगे आने वाली क्लासेस में हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे। लेकिन हम इसे एक जगह बस अभी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम टॉपिक से रिलेट करती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो एक जैसी जानकारी है वो हम एक जगह नोट कर लें ताकि फ्यूचर में हमें रिवाइज करने में ईजी हो टॉपिक वाइज। तो अब हम लिखने जा रहे हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, किनके बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो दोनों वर्क डन ही, एक में इन्फिनाइट से ला रहे हैं और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड से ही शिफ्ट कर रहे हैं चार्ज को। तो हमने ये देखा था कि ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे है? थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसे हम चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, हमें वर्क डन हर केस में सेम ही करना पड़ रहा है अगर ये सारी डिस्टेंस सेम है। ऐसे ही मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे कोई यही पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब इसे हम चाहे इस डायरेक्शन में ले जाएं, इस डायरेक्शन में ले जाएं, किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं, अगर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं तो जो वर्क डन है वो सेम रहेगा। मतलब ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमने ये एग्जांपल दिया, जिससे हम ये मान सकते हैं कि ये बात जो है पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, और अगले पॉइंट में हम क्या देखेंगे? मान लीजिए हमने देखा है थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक करंट को जैसे हम किसी डिवाइस से मेज़र करते हैं और उसका नाम हमने एमीटर कहा था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेज़र करने के लिए कोई डिवाइस होगी, और उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उस डिवाइस को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। सिंपल, वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस वोल्ट मीटर। तो हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। अब इस वोल्ट मीटर की एक स्पेशलिटी होती है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी या ऐसा कहीं कुछ भी नहीं जानते हैं। जो हमने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि वो यहाँ पे समराइज़ की जाए, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करती है उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। और आइडल केस में जो ये रेजिस्टेंस है
वो इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब एक वोल्ट मीटर को हम कहेंगे कि वो एक परफेक्ट वोल्ट मीटर है अगर उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। वोल्ट मीटर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वोल्ट मीटर को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम सर्किट में वोल्ट मीटर हमें बनाना होगा तो हम ऐसा एक सिंबल ऐड कर देंगे, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि हम यहाँ पे वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसा हमने अभी सर्किट की बात कही, अभी हम आगे पढ़ेंगे सर्किट क्या होता है। मान लीजिए कोई एक अरेंजमेंट है, ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये कोई बैटरी है, ये कोई की है, ऐसा कुछ सर्किट होता है। तो ऐसा हम सर्किट देखेंगे। तो अगर हमें इस सर्किट में वोल्ट मीटर को लगाना होगा तो ये हमेशा एक तो दो तरीके से लग सकते हैं। एक तो मान लीजिए ये सर्किट है तो इसके साथ हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, और एक कैसे हो सकता है, एक हो सकता है ये सर्किट है, इसी में हमने वोल्ट मीटर लगाया और इसी सर्किट को आगे कंटिन्यू किया। तो इन सर्किट्स के कुछ अलग से नाम होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन्हें हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए इन्हें मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? हम थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए अगर हमें डिवाइस को सर्किट में लगाना है तो हम इसे पैरेलल वे में लगाते हैं। किसके साथ? उन वायर्स के साथ जिन वायर्स के बीच हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना हो, उसके साथ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर को लगाते हैं। ठीक, एक बार फिर से हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज़ हमने यहाँ से समझी कैसे है। डिवाइस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा उसे हम वोल्ट मीटर कहेंगे। हमने देखा, अभी जस्ट हमने जाना, आगे हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, और आइडल केस में जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिट होना चाहिए, रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होना चाहिए। हमने देखा कि हम वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने ये देखा कि जिन दो वायर्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है उसके साथ हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थीं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम जान सकते थे अपने इस चैप्टर में। अब हम आगे की क्लास में कुछ और नई नई चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि अब हमारा ओम्स लॉ बचा है, फिर उसके बाद ये जो हमने एक टर्म यूज़ करा रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी अच्छी अच्छी जानकारी बची है जो हम इस चैप्टर से ले पाएंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियोस में और भी नई नई चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, ओके।